नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग राज्य की शक्तियों के विषय में अध्ययन करेंगे। संविधान का निर्माण होते वक्त राज्य की शक्तियों के संबंध में हमारे संविधान निर्माताओं के समक्ष कैसी समस्याएं आईं, उसकी चर्चा इस पाठ में होगी। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी हिस्ट्री का अध्ययन करने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राज्य की शक्तियाँ। संविधान सभा में इस बात पर काफ़ी बहस हुई कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के क्या अधिकार होने चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के क्या अधिकार हों, इस पर चर्चा हुई। जो लोग शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थे उनमें जवाहरलाल नेहरू भी थे। संविधान सभा के अध्यक्ष के नाम लिखे पत्र में उन्होंने कहा था, अब जबकि विभाजन का एक हकीकत बन चुका है, अब जबकि विभाजन एक हकीकत बन चुका है, एक दुर्बल केंद्रीय शासन की व्यवस्था देश के लिए हानिकारक होगी, क्योंकि ऐसा केंद्र शांति स्थापित करने में, आम सरोकारों के बीच समन्वय स्थापित करने में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश के लिए आवाज़ उठाने में सक्षम नहीं होगा। संविधान के मसविदे में विषयों की 3 सूचियां बनाई गई थीं: केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। पहली सूची के विषय केवल केंद्र सरकार के अधीन होने थे, जबकि दूसरी सूची के विषय केवल राज्य सरकारों के अंतर्गत आते। दूसरी सूची और पहली सूची। तीसरी सूची के विषय केंद्र और राज्य दोनों की साझा जिम्मेदारी थे, परंतु अन्य संघों की तुलना में बहुत ज़्यादा विषयों को केवल केंद्रीय नियंत्रण में रखा गया था। समवर्ती सूची में भी प्रांतों की इच्छाओं की उपेक्षा करते हुए बहुत ज़्यादा विषय रखे गए। खनिज पदार्थों तथा प्रमुख उद्योगों पर भी केंद्र सरकार को ही नियंत्रण दिया गया। अनुच्छेद 356 में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दे दिया। संविधान में राजकोषीय संघवाद की भी एक जटिल व्यवस्था बनाई गई। कुछ करों जैसे सीमा शुल्क और कंपनी कर से होने वाली सारी आय केंद्र सरकार के पास रखी गई। कुछ अन्य मामलों में जैसे आयकर और आबकारी शुल्क में होने वाली आय राज्य और केंद्र सरकारों के बीच बांट दी गई, तथा अन्य मामलों में होने वाली आय जैसे राज्य स्तरीय शुल्क पूरी तरह राज्यों को सौंप दी गई। राज्य सरकारों को अपने स्तर पर भी कुछ अधिभार और कर वसूलने का अधिकार दिया गया। उदाहरण के लिए वे जमीन और संपत्ति कर, बिक्री कर तथा बोतल बंद शराब पर अलग से कर वसूल सकते थे। केंद्र बिखर जाएगा, यह एक आशंका थी संविधान निर्माताओं के समक्ष। राज्यों के अधिकारों की सबसे शक्तिशाली हिमायत मद्रास के सदस्य के संतनम ने पेश की। उन्होंने कहा कि न केवल राज्यों को बल्कि केंद्र को मजबूत बनाने के लिए भी शक्तियों का पुनर्वितरण जरूरी है। यह दलील एक जिद सी बन गई है कि तमाम शक्तियां केंद्र को सौंप देने से वह मजबूत हो जाएगा। संतनम ने कहा कि यह गलतफहमी है। अगर केंद्र के पास ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां होंगी तो वह प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगा। उसके कुछ दायित्वों में कमी करने से और उन्हें राज्यों को सौंप देने से केंद्र ज़्यादा मजबूत हो सकता है। जहाँ तक राज्यों का सवाल है, संतनम का मानना था कि शक्तियों का मौजूदा वितरण उनको पंगु बना देगा। राजकोषीय प्रावधान प्रांतों को खोखला कर देगा, क्योंकि भू राजस्व के अलावा ज़्यादातर कर केंद्र सरकार के अधिकार में दे दिए गए हैं। यदि पैसा ही नहीं होगा तो राज्यों में विकास परियोजनाएं कैसे चलेंगी? मैं ऐसा संविधान नहीं चाहता जिसमें इकाई को आकर केंद्र से यह कहना पड़े कि मैं अपने लोगों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकता, मैं उन्हें साफ सफाई नहीं दे सकता, मुझे सड़कों में सुधार, उद्योगों की स्थापना के लिए खैरात दे दीजिए। बेहतर होगा कि हम संघीय व्यवस्था को पूरी तरह ख़त्म कर दें और एकल व्यवस्था
यूनिटरी सिस्टम स्थापित करें। संतनम ने कहा कि अगर पर्याप्त जांच पड़ताल किए बिना शक्तियों का प्रस्तावित वितरण लागू किया गया तो हमारा भविष्य अंधकार में पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ ही सालों में सारे प्रांत केंद्र के विरुद्ध उठ खड़े होंगे। प्रांतों के बहुत सारे दूसरे सदस्य भी इसी तरह की आशंकाओं से परेशान थे। उन्होंने इस बात के लिए जमकर जोर लगाया कि समवर्ती सूची और केंद्रीय सूची कम से कम विषयों को रखा जाए, थोड़ा से थोड़ा। उड़ीसा के एक सदस्य ने यहाँ तक चेतावनी दे डाली कि संविधान में शक्तियों के बेहिसाब केंद्रीकरण के कारण केंद्र बिखर जाएगा। अगर सारी शक्तियाँ केंद्र के पास ही होंगी तो अंततः केंद्र टूट जाएगा, राज्य उसको नहीं मानेंगे, विद्रोह हो जाएगा राज्यों में। तो आज हमें एक शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता है। प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की मांग में से सभा में तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगीं। शक्तिशाली केंद्र की जरूरत को असंख्य अवसरों पर रेखांकित किया जा चुका था। अंबेडकर ने घोषणा की थी कि वह एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र चाहते हैं। 1935 के गवर्नमेंट एक्ट में हमने जो केंद्र बनाया था उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली केंद्र। सड़कों पर हो रही जिस हिंसा के कारण देश टुकड़े टुकड़े हो रहा था उसका हवाला देते हुए बहुत सारे सदस्यों ने बार बार यह कहा कि केंद्र की शक्तियों में भारी इजाफा होना चाहिए ताकि वह सांप्रदायिक हिंसा को रोक सके। प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की मांग का जवाब देते हुए गोपाल स्वामी अय्यर ने जोर देकर कहा कि केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। गोपाल स्वामी अय्यर भी बोले कि केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो। संयुक्त प्रांत के एक सदस्य बालकृष्ण शर्मा ने विस्तार से इस बात पर प्रकाश डाला कि एक शक्तिशाली केंद्र का होना जरूरी है ताकि वह देश के हित में योजना बना सके, उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को जुटा सके, एक उचित शासन व्यवस्था स्थापित कर सके और देश को विदेशी आक्रमण से बचा सके। विभाजन से पहले कांग्रेस ने प्रांतों को काफ़ी स्वायत्तता देने पर अपनी सहमति व्यक्त की थी। यह कांग्रेस की पुरानी कहानी है कि वह वादा करने में कभी पीछे नहीं रहती। उस समय भी कांग्रेस ने राज्यों के लिए काफ़ी स्वायत्तता का आश्वासन दिया था। कुछ हद तक यह मुस्लिम लीग को इस बात का भरोसा दिलाने की कोशिश थी कि जिन प्रांतों में लीग की सरकार बनी है वहाँ दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। बंटवारे को देखने के बाद ज़्यादातर राष्ट्रवादियों की राय बदल चुकी थी। उनका कहना था कि अब एक विकेंद्रीकृत संरचना के लिए पहले जैसे राजनीतिक दबाव नहीं बचे हैं। औपनिवेशिक शासन द्वारा थोपी गई एकल व्यवस्था पहले से ही मौजूद थी। उस जमाने में हुई घटनाओं से केंद्रीयतावाद को बढ़ावा मिला, जिसे अब अफरा तफरी पर अंकुश लगाने तथा देश के आर्थिक विकास की योजना बनाने के लिए और भी जरूरी माना जाने लगा। इस प्रकार संविधान में भारतीय संघ के घटक राज्यों के अधिकारों की तुलना में केंद्र के अधिकारों की ओर स्पष्ट झुकाव दिखाई देता है। राष्ट्र की भाषा, और उस समय संविधान निर्माण करने वाले लोगों के सामने राष्ट्र की भाषा की समस्या भी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आई। तो राष्ट्र की भाषा कैसी हो? जब एक देश के विभिन्न भागों में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हों, उनकी सांस्कृतिक विरासत अलग हो, तो एक राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जा सकता है? कैसे लोग एक दूसरे की बात सुन सकते हैं या एक दूसरे से जुड़ सकते हैं जबकि वे एक दूसरे की भाषा भी नहीं समझते? संविधान सभा में भाषा के मुद्दे पर कई महीनों तक बहस हुई। कई बार काफ़ी तनातनी पैदा हो गई। 30 के दशक तक कांग्रेस ने मान लिया था कि हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। हिंदुस्तानी, महात्मा गांधी का मानना था कि हर एक को एक ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसे लोग आसानी से समझ सकें। हिंदी और उर्दू के मेल से बनी हिंदुस्तानी भारतीय जनता के बहुत बड़े हिस्से की भाषा थी और यह विविध संस्कृतियों के आदान प्रदान से समृद्ध हुई एक साझी भाषा थी। जैसे जैसे समय बीता, बहुत तरह के स्रोतों से नए नए शब्द और अर्थ इसमें समाते गए और उसे विभिन्न क्षेत्रों के बहुत सारे लोग समझने लगे। हिंदुस्तानी भाषा, याद रखिएगा कि वो हिंदी की बात नहीं हो रही है, हिंदुस्तानी एक भाषा ही है
जो पुराने दस्तावेज ज़मीन वगैरह का पेपर लिखा हुआ था वो लिखाता था हिंदुस्तानी में, जिसे आज भी आप देख सकते हैं। वह हिंदू और उर्दू के मेल से बनी हुई एक भाषा थी। महात्मा गांधी को लगता था कि यह बहुसांस्कृतिक भाषा विविध समुदायों के बीच संचार की आदर्श भाषा हो सकती है। वह हिंदुओं और मुसलमानों को, उत्तर और दक्षिण के लोगों को एकजुट कर सकती है। लेकिन 19वीं सदी के आखिर से एक भाषा के रूप में हिंदुस्तानी धीरे धीरे बदल रही थी। जैसे जैसे सांप्रदायिक टकराव गहरे होते जा रहे थे, हिंदी और उर्दू एक दूसरे से दूर जा रही थीं। एक तरफ तो फारसी और अरबी मूल के सारे शब्दों को हटाकर हिंदी को संस्कृत निष्ठ बनाने की कोशिश की जा रही थी। हिंदी को संस्कृत निष्ठ बनाने की कोशिश हो रही थी और अरबी मूल के शब्दों को उनसे हटाया जा रहा था। दूसरी तरफ उर्दू लगातार फारसी के नज़दीक होती जा रही थी। नतीजा यह हुआ कि भाषा भी धार्मिक पहचान की राजनीति का हिस्सा बन गई। लेकिन हिंदुस्तानी के साझा चरित्र में महात्मा गांधी की आस्था कम नहीं हुई। हिंदी की हिमायत। संविधान सभा के शुरुआती सत्र में संयुक्त प्रांत के कांग्रेसी सदस्य आरवी घुलेकर ने इस बात के लिए पुरजोर शब्दों में आवाज़ उठाई कि हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाए। जब किसी ने कहा कि सभा के सभी सदस्य हिंदी नहीं समझते, तो घुलेकर ने पलटकर कहा कि इस सदन में जो लोग भारत का संविधान रचने बैठे हैं और हिंदुस्तानी नहीं जानते, वे इस सभा की सदस्यता के पात्र नहीं हैं। उन्हें चले जाना चाहिए। जब इन टिप्पणियों के कारण सभा में हंगामा खड़ा हुआ तो घुलेकर हिंदी में अपना भाषण देते रहे। जवाहरलाल नेहरू के हस्तक्षेप के चलते आखिरकार सदन में शांति बहाल हुई, लेकिन भाषा का सवाल अगले 3 साल तक बार बार कार्रवाइयों में बाधा डालता रहा और सदस्यों को उत्तेजित करता रहा। तकरीबन 3 साल बाद 12 सितंबर 1947 को राष्ट्र की भाषा के सवाल पर घुलेकर के भाषण ने एक बार फिर तूफान खड़ा कर दिया। तब तक संविधान सभा की भाषा समिति अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी थी। समिति ने राष्ट्रीय भाषा के सवाल पर हिंदी के समर्थकों और विरोधियों के बीच पैदा हो गए गतिरोध को तोड़ने के लिए एक फार्मूला विकसित कर लिया था। समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी, परंतु इस फार्मूले को समिति ने घोषित नहीं किया था। समिति का मानना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। पहले 15 साल तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा। प्रत्येक प्रांत को अपने कामों के लिए कोई एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार होगा। संविधान सभा की भाषा समिति ने हिंदी को राष्ट्रभाषा की बजाय राजभाषा कहकर विभिन्न पक्षों की भावनाओं को शांत करने और सर्वस्वीकृत समाधान पेश करने का प्रयास किया था। राष्ट्रभाषा न कह के राजभाषा कहा गया और 15 साल अंग्रेजी राष्ट्रभाषा के रूप में काम करेगी, लेकिन उसको बाद में हिंदी में तब्दील किया जाएगा। सरकारी काम शुरू के 15 साल अंग्रेजी में होंगे, ठीक है, और धीरे धीरे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मजबूत किया जाएगा। घुलेकर बीच बचाव की ऐसी मुद्रा से राजी होने वाले नहीं थे। वे चाहते थे कि हिंदी को राजभाषा नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। उन्होंने ऐसे लोगों की आलोचना की जिन्हें लगता था कि हिंदी को उन पर थोपा जा रहा है। घुलेकर ने ऐसे लोगों का मजाक उड़ाया जो महात्मा गांधी का नाम लेकर हिंदी के बजाय हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते हैं। तो ये उन्होंने हिंदी के पक्ष में ये जोरदार भाषण दिया जो मशहूर है। तो यही आपके समक्ष है कि महोदय, उन्होंने घुलेकर जी बोले, इस बात पर मेरे से ज़्यादा हर्ष किसी और को नहीं होगा कि हिंदी को देश की राजभाषा घोषित कर दिया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि यह हिंदी को एक रियायत दी गई है। मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं, यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया की परिणति है। बहुत सारे सदस्यों को घुलेकर के बात करने के अंदाज से काफ़ी परेशानी हो रही थी। उनके भाषण के दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष ने कई बार उन्हें टोककर कहा कि इस तरह बात करके मेरे विचार में आप अपनी बात को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन घुलेकर ने अपने ही अंदाज में बात जारी रखी। घुलेकर जी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्के समर्थक थे। वर्चस्व का भय, ये
धुलेकर के बोलने के बाद मद्रास की सदस्य श्रीमती जी दुर्गाबाई ने इस चर्चा पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हिंदी को अगर ज़बरदस्ती थोप दिया जाएगा तो दूसरी जो भाषाएं हैं अपने देश में वो हो सकता है कि उनका विकास अवरुद्ध हो जाए। तो श्रीमती दुर्गाबाई ने सदन को बताया कि दक्षिण में हिंदी का विरोध बहुत ज़्यादा है। विरोधियों का यह मानना संभवतः सही है कि हिंदी के लिए हो रहा यह प्रचार प्रांतीय भाषाओं की जड़ें खोदने का प्रयास है। इसके बावजूद बहुत सारे अन्य सदस्यों के साथ साथ उन्होंने भी महात्मा गांधी के आह्वान का पालन किया और दक्षिण में हिंदी का प्रचार जारी रखा। विरोध का सामना किया, हिंदी के स्कूल खोले गए और कक्षाएं चलाईं। अब इस सब का क्या नतीजा निकलता है? दुर्गाबाई ने पूछा। सदी के शुरुआती सालों में हमने जिस उत्साह से हिंदी को अपनाया था, मैं उसके विरुद्ध यह आक्रामकता देखकर सख्ते में हूँ। दुर्गाबाई हिंदुस्तानी को जनता की भाषा स्वीकार कर चुकी थी, मगर अब उस भाषा को बदला जा रहा था। उर्दू तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों को उससे निकाला जा रहा था। उनका मानना था कि हिंदुस्तानी के समावेशी और साझा स्वरूप को कमज़ोर करने वाले किसी भी कदम से विभिन्न भाषाई समूहों के बीच बेचैनी और भय पैदा होना निश्चित है। जैसी जैसी चर्चा तीखी होती गई, बहुत सारे सदस्यों ने परस्पर समायोजन व सम्मान की भावना का आह्वान किया। बम्बई के एक सदस्य श्री शंकर राव देव ने कहा कि कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का अनुयायी होने के नाते वे हिंदुस्तानी को राष्ट्र की भाषा के रूप में स्वीकार कर चुके हैं, परंतु उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, अगर आप हिंदी के लिए दिल से समर्थन चाहते हैं तो आपको ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे मेरे भीतर संदेह पैदा हो जाए और मेरी आशंकाओं को बल मिले। मद्रास के श्री टी.ए. रामलिंगम चेट्टियार ने इस बात पर जोर दिया कि जो कुछ भी किया जाए एहतियात के साथ किया जाए। यदि आक्रामक होकर काम किया गया तो हिंदी का कोई भला नहीं हो पाएगा। चाहे लोगों के भय निराधार हों, उनको शांत किया जाना चाहिए, वरना लोगों में गहरी कड़वाहट रह जाएगी। उन्होंने कहा, जब हम साथ रहना चाहते हैं तो एकीकृत राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं तो परस्पर समायोजन होना ही चाहिए और लोगों पर चीज़ें थोपने का सवाल नहीं उठना चाहिए। मेरे दोस्तों, इसके बाद आइए इस सब संक्षेप में एक बार फिर से चर्चा की गई है। उसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण एक काल रेखा, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। 1945 की प्रमुख घटना, 26 जुलाई को ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आती है। दिसंबर जैसे जनवरी तक की बात है, भारत में आम चुनाव हुए। 1946 में 16 मई कैबिनेट मिशन अपनी संवैधानिक योजना की घोषणा करती है। 16 जून मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन को संवैधानिक योजना पर स्वीकृति देती है। 16 जून कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश करता है। 16 अगस्त मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का ऐलान। 2 सितंबर कांग्रेस अंतरिम सरकार का गठन करती है, जिसमें नेहरू को उपराष्ट्रपति बनाया जाता है। 13 अक्टूबर मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने का फैसला लेती है। 3 से 6 दिसंबर ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली कुछ भारतीय नेताओं से मिलते हैं। इन वार्ताओं का कोई नतीजा नहीं निकलता। संविधान सभा के अधिवेशन शुरू हो जाते हैं 9 दिसंबर को। 1947 में 29 जनवरी मुस्लिम लीग संविधान सभा को भंग करने की मांग करती है। 16 जुलाई अंतरिम सरकार की आखिरी बैठक होती है। 11 अगस्त जिन्ना को पाकिस्तान की संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। 14 अगस्त पाकिस्तान की स्वतंत्रता कराची में जश्न मनाया जाता है। 14 से 15 अगस्त मध्य रात्रि भारत में स्वतंत्रता का जश्न होता है। 1949 के दिसंबर में संविधान पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। इस प्रकार से संविधान का निर्माण पूर्ण होता है। मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो कमेंट भी करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर व्यूइंग, हैव ए नाइस डे।